Good evening, class. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. सर वो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे ना टेलीग्राम पे एक बार 2 दिन पहले, वो CD+4 रिसेप्टर वाली, हाँ, बोलो। वो मेरे को सर अभी समझ नहीं आया अभी तक। और CD एक सर, हाँ, और एक डाउट थी कि मतलब दिमाग से निकला हुआ है कि साइटोटॉक्सिक सेल का इम्यून सिस्टम में क्या वर्क होता था। अच्छा, CD4+ रिसेप्टर जो है वो एंट्री देगा फॉर HIV। टी हेल्पर सेल के ऊपर होता है। यस सर। अब जब होगा CD4+, अगर हमारे पास टी हेल्पर सेल्स के पास है तो यहीं से एंट्री होनी है फॉर दी HIV। यस सर। तो आप कह रहे हो कि इन CD4 को हटा दिया जाए, तो हटाना तो यस पॉसिबल नहीं। सर। कोई भी रिसेप्टर होता है तो वो तो उसके, अगर उसमें प्रोटीन कोई इन्वॉल्व है तो उसको बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर यस प्रोटीन सर। इन्वॉल्व, उसको बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। अब जब जीन ही अब जब जीन ही नहीं है, जब जीन नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो तुम जीन थोड़ी खत्म कर सकते हो। नहीं, जीन तो नहीं कर सकते। फिर तो रिसेप्टर थोड़ी हटा दोगे। रिसेप्टर, हाँ, जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, अगर वो कुछ है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई यस सर। उसमें अगर CD4+ रिसेप्टर में अगर कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन है यस सर। तो फिर वहां पे एंट्री जो है वो वायरस को ना मिले, ऐसा हो सकता यस सर। है। यस सर, ये तो समझ आ गया। फिर और अब एक बताओ। और एक और डाउट थी कि सर जैसे ऑफिड्स है तो ऑफिड्स का रिसेप्टर जो होता है वो ब्रेन में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है। तो सर हम अगर ऑफिड्स लेते हैं तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। तो अगर मैं तो फिर हमारे पास वो रिसेप्टर है क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो रिसेप्टर नहीं है हमारे पास। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कि वो रिसेप्टर है हमारे पास। यस सर। वहां पे जाकर के बाइंड करती है ड्रग, एज अ रिसेप्टर बना लेते हैं। यस सर। बैठने की जगह तो चाहिए। मतलब वो पहले से रहती है बॉडी में कि हम जब लेते हैं उसके बाद बनती है वो? नहीं नहीं, पहले से ही होती है। वो तो कोई कोई कुर्सी है, कोई सीट है। अब अगर बैठ गई, वो बैठ गया वहां पे जाकर के, तो ठीक है। अब मान लो तो कि सर अगर वो रिसेप्टर नहीं होता, अगर वो हाँ। रिसेप्टर नहीं होता तो क्या यस सर। ओपियोइड वहां जाकर के बाइंड कर पाता? नहीं। नहीं कर पाता। नहीं। तो जब वो नहीं कर पाता तो फिर तो कभी असर होता ही नहीं। नहीं।
लेकिन फिर भी असर तो होता है। इसका मतलब रिसेप्टर पे वो ड्रग बाइंड कर रही है। यस सर। रिसेप्टर होगा तभी वो ड्रग भी काम कर पाएगी, अगर रिसेप्टर नहीं होगा तो वो ड्रग काम नहीं कर पाएगी, मैं पहले बता दूं। यस सर। रिसेप्टर होना कोई ऐसा नहीं होता कि वो पहले, वो रिसेप्टर क्यों है, वो रिसेप्टर है, वो तो प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है। अब उस पर जाके बाइंड कर जाता है कोई ड्रग, तो वो एक अलग बात हो गई। फिर बॉडी को नहीं पता कि हम आगे ये ड्रग लेंगे, ये तो बस सिर्फ एक एक्टिव साइट पे जाकर के बाइंड करना है। तो वो एक्टिव साइट पे अगर बाइंड कर गया तो आप कह रहे हो कि ऐसा है। जो भी प्रोटीन की साइट है वो तो उसके उस पर डिपेंड करेगा ना कि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स कौन सी हैं, अमीनो एसिड कौन सी हैं प्रोटीन में जिससे आर ग्रुप के साथ वो शायद बॉन्ड बना सके। आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बनेगा तभी तो करेगा ये काम। यस सर। तो और फिर जहां पे उसको बाइंड करने का मौका मिलता है यस सर। वो कर जाता है। यस सर। और सर साइटोटॉक्सिक सेल का क्या फंक्शन है इम्यून सिस्टम में, उसका किधर रोल आता है? साइटोटॉक्सिक सेल के पास रिसेप्टर कौन सा है? टी किलर के पास जो रिसेप्टर होता है वो CD8 होता है ना। हाँ। तो और वो किसी भी सेल के MHC1 के साथ। अच्छा, टी किलर सेल को साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पूरा नाम। मुझे लगा कोई और सेल होंगे ये, अब मैं समझ याद है, फिर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हीरोइन एक डिप्रेसेंट है, सेडेटिव है, क्या है वो? हीरोइन दोनों में क्या अंतर है? जो डिप्रेसेंट है वो सिडेटिव, जो सिडेटिव है वो डिप्रेसेंट ही है, मैं कोई ऐसा बट सर लेकिन इन्होंने मेरा एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना एआईटीएस वालों ने। क्या? सर इन्होंने पूछा था हीरोइन क्रैक इज स्टिमुलेंट, हीरोइन इज एन, मैंने सेडेटिव लगाया, इन्होंने डिप्रेसेंट लगा दिया है। मैं भेज रहा हूँ आपको, ग्रुप पे डाल रहा हूँ। भेज दिया ग्रुप पे। इन्होंने इसके स्लीप वाले फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, लेकिन बॉडी को स्लो डाउन करेगा तो डेफिनेटली उसको सीडेट भी हो ही जाएगा वो। तो सर मेरा आंसर भी सही है क्या? फिर क्या मान के चलें? NCERT में कोई लाइन लिखी है ऐसी डिप्रेसेंट वाली क्या?
नहीं, ये सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी की है। प्रेजेंटली एनसीईआरटी में कुछ लिखा है? एनसीईआरटी में क्या लिखा है अभिषेक? मॉर्फिन के लिखती है वो इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है। मॉर्फिन? हाँ, वो मॉर्फिन के लिए लिखती है कि इट इज अ इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। ये 8 ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, देखिए सर, भेज भी रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की लाइन पे देखता हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है कि मॉर्फिन इज अ सेडेटिव एंड पेन किलर, है ना? हाँ, ये लिखा है मॉर्फिन के बारे में। और हीरोइन के लिए क्या लिखा है कि इट इज वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस कंपाउंड, ये लिखा है। हाँ हाँ, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। स्मैक हीरोइन के बारे में लिखा है डाई एसिटाइलेशन मॉर्फिन, और एक लाइन डाइस्टाइल और मॉर्फिन। लिखी, एक लाइन और लिखी हीरोइन की कि इट इज टेकन बाय, देखो आगे पढ़ो, नेक्स्ट पेज पे, टॉप पे। जनरली टेकन हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट। अच्छा, ठीक। यहाँ से ले लिया इन्होंने, अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। ओके सर। तो सर डिफरेंस भी मान के चलना पड़ेगा फिर हमको। वैसे ऑप्शन सेडेटिव होना नहीं होगा नहीं मेरे हिसाब से, होना आ गया, लेकिन वो एक्चुअली एनसीईआरटी की लाइन से आंसर ले लेगा, डिप्रेसेंट हम करके उसको मानेंगे ज्यादा बेटर। अगर सेडेटिव डिप्रेसेंट लिखा होगा तो फिर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। यस। और किसी को 12th में कोई डाउट है, 12th में किसी टॉपिक में कोई डाउट है किसी को, तो पूछ सकता है। गुरपल, तुम्हारा कोई डाउट है? सर हम्म, सर मैंने आपको डाउट भेजे हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में लिखती है कि हेपेटाइटिस बी एक क्यूरेबल डिसीज नहीं है। ठीक है सर। और सर यही वो ह्यूमन हेल्थ में लिखती है कि उसकी वैक्सीन हमने ईस्ट से बनाई है। तो इसका मतलब हम क्यूरेबल मानेंगे या नहीं? देखो वैक्सीन अलग चीज होती है और क्योर करना अलग चीज होती है। ये बताओ, कोरोना की दवाई बनना और कोरोना की वैक्सीन बनना दोनों अंतर है ना? हाँ, वैक्सीनेशन इज डिफरेंट और ये डिफरेंट। ठीक। वैक्सीनेशन अलग चीज होती है और क्योर करना अलग चीज होती है। अपूर्वा, आपका जो डाउट है वो हेपेटाइटिस ई के लिए आपने पूछा हुआ है। तो हेपेटाइटिस ई जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड से होता है।
और कंटामिनेटेड ओके फूड सर। से अगर कोई होता है तो इसीलिए चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर कुछ खाएंगे पिएंगे तो इन्फेक्शन, क्योंकि फूड वाटर ओके के सर। इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट वुमन में। ओके सर। और हेपेटाइटिस बी का तो इन्फेक्शन होता है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ जी वो सर। कहाँ कराना है मदर ने, वो थोड़ी कराना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाँ हाँ। तो ई वाला हो जाएगा, समझी। और क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसी, जिसका काम है एंटीजन को प्रेजेंट करना टू किसके लिए, प्रेजेंट एंटीजन टू, किसको प्रेजेंट करती है एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसको एंटीजन दिखाती है, टी हेल्पर सेल्स को। तो इसका तो पूरा मैकेनिज्म पूर्व मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो मैक्रोफेज उसको खाएगा, हाँ। ओके सर। फिर वो उसको ब्रेक करेगा नॉन सेल्फ पेप्टाइड्स में, और ठीक है। MHC2 भी बनेगा, फिर वो MHC2 को 2 के साथ MHC2, यस सर। फिर वो MHC2 के साथ जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा टू टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल के पास रिसेप्टर होगा CD4, जो उससे वो एक्सेप्ट करेगा उसको। यस सर। ठीक है, तो अब ये जब टी हेल्पर सेल इसको रिसीव करेगा इस एंटीजन को, जो भी नॉन सेल्फ पेप्टाइड है ना, ये जो भी व्हाइट कलर से बना रखा है, ये नॉन सेल्फ यानी कि एंटीजन है, एंटीजेनिक पेप्टाइड हुआ। यस सर। जैसे इसको रिसीव करेगा तो टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन सिक्रीट करते हैं, और ये इंटरल्यूकिन जाकर के फिर 3 पॉपुलेशंस को स्टिमुलेट करते हैं। टी किलर को कर देते हैं, टी सेल्स को कर देते हैं मतलब, और बी सेल्स को कर देते हैं, एंड एनके सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को कर देते हैं, और इवन इनेट इम्यूनिटी में मोनोसाइट्स वगैरह और मैक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। ओके सर। और मेरी मेलन का क्या क्वेश्चन आ गया, क्या है ये सवाल, मेरी मेलन तो कुक थी ना, विट्रेस छोड़ दी थी, विट्रेस कुक थी वो। और मेरी मेलन जो थी वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज अ कॉमन सिम्टम, कॉमन तो नहीं तो सीवियर में होता है ना। मोर चिल्ड्रन बिकम एलर्जिक ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। ओके सर। इसमें कितने सवाल इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना ये। हाँ जी सर। ये अपना क्वेश्चन तो नहीं लग रहा इंस्टीट्यूट का, बाहर का है ना? नहीं नहीं। हाँ जी सर। तुमने 2 सही मारे 2 गलत मारे हैं। हाँ। तो तुमने कौन से 2 सही मारे बताओ, मैं उनको गलत कर देता हूँ बताओ सर तुम। एक तो जो इनकरेक्ट वाला 2 सही तो मेरे को थर्ड लगा था, थर्ड वाला तो लगा था, और चिल्ड्रन फोर्थ लगा था। चिल्ड्रन नहीं आर, फोर्थ नहीं, थर्ड और सेकंड लगा था मेरे को सही। चलो ठीक है, तो ये एक ओपन क्वेश्चन हो गया। अब जैसे कि चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स allergic symptoms. Children living in metropolitan cities are more sensitive towards allergic infections. Ankurpal, why?
Sir, because from the childhood they are not exposed to such allergens, and the pollution level in metropolitan cities is more. हाँ मतलब कि they are not exposed, so they are, I mean, if they are very much protected in the early life, then they may suffer from certain allergy when they are exposed to that environment, है ना, वही कहना चाह रहे हो। तो पूर्वा इसमें लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन बिकम एलर्जिक ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ये रॉन्ग हो गया ना। ओके सर, ड्यू टू प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड इन अर्ली लाइफ। ओके सर, ये गलत हो गया। और तुम हाँ कौन जी से? सर। और आखिरी वाला? और सर सेकंड वाला तो आपने बता ही दिया था, वो वाला। हाँ वो हो गया। हाँ जी सर। तो इसमें ये आंसर दे रहे हैं कि चारों गलत हैं। ओके सर, ये आंसर दे रहे हैं ना, नीचे टिक जो मारा गया इनका वही यस आंसर। सर, हाँ जी सर। चलो ये तो 3 गलत हो गए। अनीमिया एज अ सिम्टम ऑफ अमीबियासिस में तो मेजर सिम्टम वो होता है स्टूल विद म्यूकस एंड ऑल। हाँ जी सर। मेन सिम्टम तो वही होता है। उससे गलत हो गया। एनसीईआरटी के ओके स्टेटमेंट सर। है, कुछ ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के हैं, आप एनसीईआरटी में ही लिखेंगे सारे, इन्होंने वही चेंज करके दिए हैं, है ना। थैंक यू सर। ठीक है जी। कौन सा चैप्टर रिवाइज किया अंकुर पल? लोकोमोशन पे आना। अरे वाह, लोकोमोशन पे आ गए हो तुम। लोकोमोशन पे आ गए हो, क्या बात। हाँ पल, कौन सा कह रहे हो, कौन सा रिवाइज किया तुमने? सर मैं तो उसके बाद वाली कर लिया, रेस्पिरेशन। अच्छा, तुषार तुमने कौन सा किया? रेस्पिरेशन, अनुलोम विलोम। अच्छा ठीक। यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर एक्सक्रीशन पढ़ा दीजिए, उसमें दिक्कत होती है। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद चलो वही पढ़ा देंगे धनंजय। चलो धनंजय, इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए ना, वो लेते हैं, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पल्मोनरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
हो सकता है मैच द कॉलम्स में आए, हो सकता है। हम्म, तो टाइडल वॉल्यूम इज दैट, इसकी वैल्यू कितनी है? 500 ml. 500 ml. 500 ml। और ये इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम जो है 2000. 2000, थोड़ी और ज्यादा कर लो। 2500. 2500. वन 1000 ml लगभग एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 to 1200. 700 to 1000 to 1200 कर सकते हैं, हाँ वो भी सही। तो अब जो वॉल्यूम्स हैं इनकी डेफिनेशन भी तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करने की, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? कौन बताएगा? रानंद को टाइडल वॉल्यूम बताओ। During normal breathing, amount of air which inhale or exhaled. ओके, और इसमें हम दो तरीके से इसमें फर्दर पढ़ते हैं। Yes sir, alveolar air पढ़ते हैं और एक नॉन कंडक्टिंग, हाँ alveolar air, और एक पढ़ते हैं जो नॉन कंडक्टिंग जोन में होता है एयर, जो क्या एक्सचेंज होता? में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वो होता क्या है? हाँ, डेड स्पेस एयर, डेड स्पेस एयर। डेड। ये होता है 350 होता है, 350 ml। और डेड स्पेस 150 होता है, 30% होता है। ठीक 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 ठीक। IRV, राजुल बताओ व्हाट इज IRV? Sir, volume of air forcefully inhaled over the tidal volume. ओवर द टाइडल वॉल्यूम, करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। हिंदी में समझाओ जरा। सर मतलब जितनी एयर हम टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml है उसको फोर्सफुली और इनहेल कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम इनहेल करने के बाद। यस। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। पल, ERV बताओ। सर वो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना हम फोर्सफुली एक्सपेल कर सकते हैं यार। नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद कितना फोर्सफुली और एक्सपायर कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक। और कौन बताएगा? एनीवन? अपूर्वा तुम बताओ, रेजिडुअल वॉल्यूम।
सर वो वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा रहती है और उसे हम एक्सपायर नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर वो कब जाएगी बाहर? फिर वो कभी जाएगी नहीं बाहर। सर अगर वो चली गई तो एल्वेलाई कोलैप्स कर जाएगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट मेजर कर पाएंगे स्पायरोमीट्री के द्वारा? कर पाएंगे? नो सर। नो सर। ठीक है। और फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद क्या हमारे लंग्स कोलैप्स करते हैं? नो सर। आंसर इज नो। व्हाई? So due to the presence of residual volume of air. नो, बिकॉज आरवी इज प्रेजेंट, है ना? और पल्मोनरी कैपेसिटीज? दो वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो कैपेसिटी बन जाएगी, है ना? जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। दो वॉल्यूम्स को प्लस करना पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो बनेगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दो इंस्पायरेशन वाली वॉल्यूम्स को ऐड करना पड़ेगा। तो आप कितनी वॉल्यूम की सांस लेते हैं? एक आप नॉर्मल लेते हैं, है ना? तो कुशाग्र क्या लिखूं आईसी में? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी क्या आ जाएगा? 3 to 3.5 लीटर्स। करेक्ट, ठीक है बेटा, वेरी गुड। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा अभिषेक? अभिषेक, अंशिका,
सर टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। And how we will define it? सर जो हम कितनी भी हम मैक्सिमम एक्सपायर कर ले एयर, जितनी भी निकलेगी हमारी वो होगी ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम अगर हम निकाल लें विद इंक्लूडिंग फोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो मैक्सिमम एक्सपायर ऐसे कर सकते हैं कि पहले मैक्सिमम इनहेल कर लें फिर मैक्सिमम एक्सपायर कर लें, क्या ये चलेगा? यस सर। वो भी एक्सपायरिटी कैपेसिटी में आएगा। यस सर, कह सकते हो। नहीं, नो आइडिया सर, नहीं बता सकती है। भूल गई, पढ़ा नहीं। चारुलता? यस सर। जो अंशिका ने कहा, जो मैंने कहा वो ले सकते हैं इसमें एक्सपायरिटी कैपेसिटी में? नो सर, नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा। जो आपने कहा मतलब फोर्सफुली इंस्पायर भी किया और उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो वाइटल कैपेसिटी होती है। अच्छा, तो फिर एक्सपायरिटी कैपेसिटी में क्या है? सर मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन किया उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया तो मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं किया। नहीं किया। ओके, तो फिर इसमें मैं ये क्या लेना चाहिए? टीबी एंड ईआरवी। कितना हो जाएगा? 1500 to 1600 ml। अंशिका, समझ में आया आपको? आपने शायद रिवाइज नहीं किया होगा, तो थोड़ा सा एफआरसी, ये जो हम बात कर रहे थे ना वो वीसी था एक्चुअली। जो मैंने कहा था कि आप पहले फोर्सफुली इंस्पायर कर लो और फिर फोर्सफुली एक्सपायर करो। तो जब इंस्पायर करोगे तो आईआरवी आ जाएगा और जब एक्सपायर करोगे तो फिर आईआरवी बाहर जाएगा, टीबी भी बाहर जाएगा, और फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं क्योंकि तो ईआरवी भी हो जाएगा। तो टीबी और ईआरवी तो है इसके अंदर दोनों जगह, लेकिन आईआरवी तो फिर आ गया तो फिर उसमें फिर वीसी हो जाएगा। समझिए अंशिका? यस सर। ओके, तो एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? निकुंज बताएंगे। निकुंज, एफआरसी, व्हाट इज एफआरसी? जोया, जोया बताओ। हाँ बेटा बताओ एफआरसी। ओके सर, वो हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन का वॉल्यूम ऐड करते हैं हम लोग, ईआरवी प्लस आरवी ऐड करते हैं। और टोटल समथिंग 2500 to 3000। क्या हो गया? पढ़ा नहीं है? वैसे ही करा है ना अभी। एफआरसी मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। वॉल्यूम इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल
एक्सपायरेशन, आपने नॉर्मली सांस जब छोड़ी है, तो नॉर्मली अगर आपने सांस छोड़ी है तो एक तो वो वॉल्यूम है जो फोर्सफुली अभी है आपके पास, लेकिन आपने एक्सहेल नहीं करी, यानी कि ईआरवी है आपके पास। आप चाहते तो उसको फोर्सफुली और एक्सहेल कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। और आरवी तो वैसे नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बनता है एफआरसी। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद कितना वॉल्यूम हमारे लंग्स में मेंटेन रहता है, उसको एफआरसी कहते हैं, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझी जोया? यस सर। जीशान, समझ में आया तुम्हें? कुछ रिकॉल हुआ? अरे क्या कर दिया मैंने, कुछ गलती तो नहीं की? टीआरबी कितना है? 1000। आरबी कितना है? 1100। 1000 और 1100 2100। ठीक नहीं है? कुछ गड़बड़ हो गई जीशान? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तुम फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद नॉर्मली एक्सपायर क्यों कर रहे हो भाई? अगर नॉर्मली एक्सपायर करोगे तब तो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम तक जाएगा बाहर, यानी सिर्फ यहीं पे रुक जाएगा, यहां से लेके यहां तक बस। फोर्सफुली एक्सपायर करोगे तो पूरा आएगा, यानी बॉटल कैपेसिटी हो जाएगी। देखो, तुम लोग गड़बड़ियां कर रहे हो और तुम लोग गए हो भूल। तुम्हारा था AITS, तो तुम लोग उसमें ना चक्कर खा रहे होगे। ये क्या है? एल्वियोलाई। और अगर मैं कहूं कि एल्वियोलाई में मैं ना ऐसे करता हूं, रुक जाओ, मैं ऐसे करके ना कुछ कुछ अगर मैं पूछूं तुमसे कि ABCD कौन कौन सी वॉल्यूम? A IRV, B TV, C ERV, D RV। जिशान बताओ, क्या समझ में आया तुम? ये क्या है? इंस्पायरेटरी। बी ओ सी एंड डी। कुशाग्र ने वैसे सही कहा था, सारे उसने सही बताए थे। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अब बेटा अगर तुम ए और बी को प्लस करोगे तो क्या बन रहा है? ठीक। ए बी सी को प्लस कर रहे हो तो
और तुम अब C और D को प्लस करो, तो क्या बनेगा? FRC आ गया। सबको प्लस कर दो, तो ठीक है। सही कहा मैंने बच्चों? ठीक है सब? यस सर। Yes, sir. अंशिका, ऑल ओके, अंडरस्टूड? यस सर। और EC को देखना हो तो TV प्लस ERV होता है, तो वो यहाँ कर सकते हो EC। तो इट्स ऑल इन द एल्वियोलाई ओनली। जो सबसे बॉटम पे होगी ये कभी आप एक्सहेल नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ये चली गई ना RV सबसे नीचे वाली, तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, पटाख चिपक जाएंगे और फिर इंसान मर जाएगा। कोई डाउट लग रहा है तो पूछो, और नहीं तो फिर सब बल्ले बल्ले। अब तीनों को पर ऐड कर दो तो VC बन जाएगा, तो VC प्लस RV भी लिख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, और IC प्लस FRC भी लिख सकते हैं, isn't it? ठीक है ना? जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज पूछ रहा है आपसे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज, और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स लिखे हैं, टोटल वर्ड जरूर ध्यान रखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड नॉर्मली एंड फोर्सफुली, तो फिर EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड नॉर्मली एंड फोर्सफुली, तो IC। तो टोटल वर्ड पे उसने एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं डेफिनेशंस में। फिर तुमको मैंने बताया था एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट। पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट, और क्या बताया था? डेड स्पेस पर मिनट। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में ये सब बताया था। तो अब अगर तुम एल्वियोलाई में जितनी एयर जा रही है उसका रेट देख रहे हो, रेट मतलब होता है पर मिनट का रेट, तो उससे पहले तो ब्रीदिंग रेट पता होना चाहिए कितना है हमारे पास। ब्रीदिंग रेट को अगर हम मान लें, एक एनसीईआरटी ने क्या वैल्यू लिखी है, इतने से इतना होता है ब्रीदिंग रेट, 12 से 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 मान के चलते हैं चलो। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट हमारे पास क्या आएगा? एल्वियोलर एयर इनटू ब्रीदिंग रेट। अगर एल्वियोलर एयर हम लोग ले रहे हैं 350 है ना, और ब्रीदिंग रेट को 12 मान के, तो फिर आ जाएगा
4200 4200 मिलीलीटर पर मिनट, है ना? पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट अगर ले लें, पल्मोनरी मतलब टोटल लंग्स में जितनी हवा जाएगी, तो टोटल लंग्स की हवा तो फिर वही होगी टीवी इंटू ब्रीदिंग रेट। 6000 to 8000 हाँ, to 8 liters 6 लीटर्स पर मिनट। मिनट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, 1 मिनट का वॉल्यूम है ना, तो मिनट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अब डेड स्पेस पर मिनट की अगर बात करें, डेड स्पेस, तो उसमें आपका जो डेड स्पेस का वॉल्यूम है 150 इंटू 12 कर दो, क्या आएगा बताओ? 1.8 लीटर 1800 मिलीलीटर। ये डेड स्पेस का वॉल्यूम हो गया। इतनी हवा बेकार है, 1800 बेकार है, क्योंकि ये कहां पे है? नॉन कंडक्टिंग जोन में। कुशाग थोड़ी गड़बड़ हो गई। नॉन कंडक्टिंग तो नहीं बोलेंगे, नहीं कंडक्टिंग स्पेस में, पर एक्सचेंज में नहीं है। कंडक्टिंग जोन में है ना। जो बाकी जोन है वो रेस्पिरेटरी जोन है ना, एक्सचेंज जोन। ब्रोंकियोल्स में है, या ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स में? ब्रोंकियोल की रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से शुरू कर दो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, देन alveolar duct, then atrium and then alveolar sac। ये जितना भी जगह है सारा का सारा कंडक्टिंग स्पेस है या नहीं, पहले बताओ। याद आ रहा है कुछ जो मैंने बताया था ये? म्यूट म्यूट। ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बच्चों। सांस अंदर लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? क्या है? पालनपुर बताओ। सेलेक्टिव प्रोसेस। कौन कौन सी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें? इंस्पायरेशन डायफ्राम होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है, इंट्रापल्मोनरी मसल्स होता है। फ्रेनिक मसल ये तो।
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि 11 पेयर, डायफ्राम, फ्रेनिक मसल्स है ना, ये Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो डोम शेप से वो स्ट्रेट हो जाता है और फिर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो 11 पेयर होती है, इसके भी कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन डिपेंड दोनों में वेरी करता है कौन कौन सा वॉल्यूम है। अनुपमा चौहान बताएंगे थोड़ा सा इसमें। चौहान साहब बताइए कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा, कहां? अभिषेक शर्मा, एनी आइडिया? वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी कैसे इंक्रीज करेगी? Sir, longitude. इंक्रीजेस कैसे? सर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। Anterior posterior. Longitudinal भी बोल सकते हैं सर। हाँ, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बिल्कुल सही है। सर longitudinal भी तो हो गया सर, रात तो अरे ये। कह लो यार, लॉन्गिट्यूडनल कह लो, पर ज्यादा बेटर तो यही होना जो हम कह रहे हैं। हाँ। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कांटेक्ट करने से डॉर्सोवेंट्रल। जब रिब्स बाहर जाएंगे तो फिर डॉर्सोवेंट्रली, है ना। तो जब दोनों तरीके से जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इन दोनों से कुछ वॉल्यूम्स के बारे में बताओ, कुशागर कुछ वॉल्यूम्स के बारे में बताओ, कुछ मजा आए कि सर वॉल्यूम में क्या क्या चेंज होता है। वैल्यूज, वैल्यूज, प्रेशर की वैल्यूज बताओ कुछ। एमएम पर एच जी 62। सर पल्मोनरी तो 62 ही है। अरे क्या कर दिया तुमने, सब गड़बड़ पढ़ लिया है। अंकुरपल तुम कुछ बताओ यार। सर 762। अपूर्वा,
हैं? याद नहीं है? कॉपी कहाँ है? कॉपी कॉपी सामने खुली है? क्या वैल्यू लिखी है बताओ? में इंटरनली 7670 होता है और इंटरप्लूरल 754 है। कुछ आगे? यस सर। तुमने एक्सपायरेशन का पढ़ लिया? मिक्स हो गई वो। हाँ। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। क्या? क्या क्या क्या? अंशिका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर? तुम लोग यार जवाब 760 mm। 760 होता है। तो 760 से कम करूं या ज्यादा करूं जब मैं हवा अंदर ले रहा हूं तो? कम, बिकॉज डिफ्यूजन होगा। तो देखो कम है। सर कम 758 क्यों करेंगे? 758 होता है, 8 है ये, 758 सॉरी, कम है। कम क्यों सर करते हैं? अरे हवा अंदर लेनी है कि अंदर? अंदर? कम नहीं करूंगा। सर वही तो पूछ रही हूँ, क्यों करेंगे? क्योंकि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब कुछ बोलो। नहीं समझ आया सर। क्या इस लॉ को क्या बोलते हैं? डाल्टन्स लॉ, व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको? डाल्टन्स समथिंग कुछ लॉ बोलते हैं, ग्राहम्स लॉ, क्या बोलते हैं? कौन सा लॉ होता है ये? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है तो? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अंशिका, आप जब 760 मिलीमीटर एचजी प्रेशर है एटमॉस्फेयर में और आप चाहते हो कि आपके बॉडी के अंदर एयर आए, तो आप डायफ्राम की मदद से आपने थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को इतना इंक्रीज कर दिया ताकि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फॉल कर गया। 760 से ये हो गया 758, 2 मिलीमीटर एचजी कम हो गया। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। ओ अंशिका, ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होता है? सर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, वो लंग्स के आसपास जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर के लिए काम करती है। हाँ, उसके बीच में उसमें कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2। कौन सी? इंटरनल प्लूरल, एक्सटर्नल प्लूरल। नहीं सर, विस्लर एंड पैराइटल। पैराइटल एंड विसरल। सर अब ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा मैंने। कोई बात नहीं, तो मैं उसमें तुम्हें कोई डांट थोड़ी रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। अच्छी बात है ना, गलत जवाब दोगी तभी तो सही पता चलेगा ना। गलत आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैराइटल एंड विसरल होती है अंशिका, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो प्रेशर होता है वो कितना ले रहे हो आप?
754। आई थिंक ये भी कम हो गया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एयर अंदर आनी चाहिए। तो एक्सपायरेशन में जब एयर बाहर जाएगी तो कितना वॉल्यूम, कितना प्रेशर करूंगा? बताओ। कुशाग्र यहां पे कुछ वॉल्यूम तुम्हारी फिट हो जाएगी शायद। कुशाग्र सर यहाँ पे तो आ ही जाएंगे वो। क्या आ जाएगी? 762 और 764। 762 एंड 764। ओ भाई मेरे। सर इसको ही बोलने देते हैं। 764 अगर तुमने कर दी ना धनंजय महेश्वरी, तो लंग्स का बन जाएगा पापड़। अच्छा सर। और इंसान भी हो जाएगा पापड़, हो जाएगा इसलिए जमीन में। ज्यादा हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो? हाँ ये हमेशा कम होता है, हमेशा। ठीक। हमेशा सब एटमॉस्फेरिक रहेगा ये, हमेशा। क्योंकि मान लो अगर ये कम नहीं रहा, मान लो अगर ये ज्यादा हो जाता, सारी हवा बाहर चली जाएगी, फिर तो रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगा ही। हाँ तो ये हमेशा कम रहेगा। करो। अंशिका कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ये 756 और 754 दोनों बार ये कम ही है एटमॉस्फेयर से। क्यों? सर अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो लंग्स पे फोर्स ज्यादा पड़ेगी। तो सिर्फ इंट्रा पल्मोनरी को थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, ज्यादा कर देते हैं, लेकिन इंट्रा प्लूरल को नहीं करेंगे, ताकि लंग्स को वो हमेशा अंदर पुल करता रहे। बिकॉज अगर नेगेटिव प्रेशर होगा तो लंग्स अंदर पुल होते रहेंगे कि भैया बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। यस सर। तो दिस इज अ नीट क्वेश्चन, नॉट द वैल्यू बट दी। वो नेगेटिव ब्रीदिंग पे जो क्वेश्चन था। क्या? नहीं, अरे क्वेश्चन सुनो सन, मुझे याद नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द नीट दैट दिस इज अ नेगेटिव प्रेशर। इट नेगेटिव, या ऐसे बोले सब एटमॉस्फेरिक। सब का मतलब बिलो। Students, there is an announcement. Please listen to it carefully. Hello. It's on. It's on. Hello, good evening, MR06. Yeah. announcement है, तो बिल्कुल केयरफुली आपने इसको सुनना है, ठीक है? आपके टेलीग्राम ऐप पे एक लिंक आएगा, जो आप जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे वो आपको रिडायरेक्ट करेगा आपकी MS टीम पे, ठीक है? उस पे आपने अपना MS टीम का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। कंसेंट फॉर्म है जिसको आपने आई एग्री करके सबमिट करना। आपकी फर्दर जो कम्युनिकेशन होगी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी। Shall I repeat it again? टेलीग्राम ऐप पे आपको लिंक रिसीव होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके MS टीम पे। उस पर आपने अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप का लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करना है।
कंसेंट फॉर्म पे आपने आई एग्री करके सबमिट करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी फर्दर कम्युनिकेशन जो होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी। थैंक यू सो मच। Okay, everyone, you got the information, you got the announcement. और तो यही था क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में। द क्वेश्चन वाज कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो हमेशा सब एटमॉस्फेरिक ही आपने रखना है। इंट्रा प्लूरल इज सब एटमॉस्फेरिक, यानी कि हमेशा कम, ताकि लंग्स को अंदर पुल करता रहे और लंग्स कहीं बाहर ना चले जाए। आई मीन हवा सारी कहीं बाहर ना चली जाए, ये चीज है, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन ये था। अब ईयर मुझे याद नहीं देने दे, तुम कुछ कह रहे थे ईयर में आया कौन सा? कौन सी ईयर में आया मुझे नहीं पता। कुछ 16, हाँ 4-5 साल की क्वेश्चन। हाँ, उन्होंने कहा lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs, which can never be expelled because negative pressure, negative intrapleural pressure options में दिया है। हाँ, आप समझे? हाँ, ठीक। एक दो बातें और। नॉर्मल एक्सपायरेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव या पैसिव? पैसिव प्रोसेस। पैसिव। कुशाग्र पैसिव क्यों है? करेक्ट, यू आर राइट। नहीं सुनने में आया, क्या कह रहे हो? क्योंकि मैं बताता हूं, चलो, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स। इंस्पायरेटरी मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है। इंस्पायरेटरी मसल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है, समझे? यस सर। तो पैसिव हो गया। और अगर मैं कहता हूं फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तब ये एक्टिव है। क्यों? लगानी पड़ती है, ताकत रहती है। तो लगती है, ताकत तो लगेगी, हवा बाहर
जो है वो एक्सपायर करोगे फोर्सफुली, तो पर ऐसे थोड़ी आंसर दे दोगे यार, ताकत लगती है। सर एक एक्स्ट्रा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर पेक्टोरल्स मेजर। ऐसे कहेंगे ना कि हाँ कि उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होगा कुछ एक्स्ट्रा मसल्स का। नहीं, वो तो मैं सर अपने भाई से बात कर रहा था, ऐसी मजाक कर रहा था बस। फ्रॉक्स में पॉजिटिव ब्रीथिंग क्यों होती है? कुशाल बताओ। सर उनमें डायफ्राम एब्सेंट होती है। अच्छा, उससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सर वो जो थोड़ा ऐसी कैपेसिटी की वॉल्यूम है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो जो हवा इंस्पायर्ड करता है वो अपने बकल कैविटी में रखता था। एट अ टाइम वो इंस्पायरेशन और इनहेल और खाना दोनों एक साथ नहीं खा सकता, ये रीजंस होते हैं। समझे कुछ धनंजय? हाँ सर। क्या समझे? सर ये तो मालूम चाहिए, जैसे डायफ्राम एब्सेंट है तो उसमें मतलब इसने कहा था कि वो अपनी बकल कैविटी में रखता है एयर को, बट सर क्यों, ऐसा रीजन क्या है ये, मतलब एक्चुअली मैं ये पूरा नहीं समझा ढंग से। अभी तो बोलो यस सर। अरे मैं सर कंफ्यूज हो गया उससे, फिर मेरे को जब मैंने खुद से सोच के देखा फिर मैं कंफ्यूज हो गया दोबारा से, पता ही नहीं चला फिर क्या हुआ। अंकुर कल यस सर। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या काम है? सर वो फोर्स एक्सपीरेशन के लिए वो प्रेशर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ओके, तो अगर फोर्स एक्सपायरेशन हो रही है तो आप उसको एक्टिव प्रोसेस कह रहे हो अंकुर, इजंट इट? यस सर। क्योंकि इसमें दो मसल्स हैं, सेट ऑफ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इस वजह से, है ना? नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दे कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज देयर, when air is expelled out forcefully. तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स 11 पेयर, एब्डोमिनल मसल्स, ये दो अनदर सेट ऑफ मसल्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन से फोर्स्ड एक्सपायरेशन होती है। तो इसलिए फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। जब खेलते समय, कोई गेम खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय, बस अभी मैं जाने वाला हूं क्योंकि आज फाइनल है, तो कुशाल कुछ समझ में आया तुम्हें? यस सर। आज तुम्हारी फेवरेट टीम का मैच है, मैंने सुना यू आर अ हार्ड कोर लवर ऑफ MI। यस सर, आपको लास्ट ईयर से याद है वो। हाँ, तो लेट्स सी आज क्या होता है। ओके, तो ये बात हो गई। और एक जो सवाल अभी धनंजय महेश्वरी ने पूछा है कि फ्रॉग्स हैव पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, तो उसका जवाब वैसे राणा अंकुर ने
दिया था कि इसमें सर डायफ्राम नहीं होता है फ्रॉग, और डायफ्राम के ना होने की वजह से अब ये अपने लंग्स में हवा कैसे भरेगा? कैसे भरेगा राजुल, कैसे भरेगा लंग्स में हवा फ्रॉग? राजुल यस सर। बताइए। सर एम्फीबियंस में पॉजिटिव प्रेशर होता है एंड ब्रीथिंग रिब्स और डायफ्राम्स एब्सेंट होते हैं, और फिर जो मतलब वो जो फ्रॉग होता है वो अपने मुंह के अंदर मतलब माउथ के अंदर एयर फिल करता है और देन इट पुश्ड विद द प्रेशर इनटू द लंग्स। और मैमल्स में नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों होती है? हाँ जी राजुल, क्यों होती है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग मैमल्स में? सर मैमल्स में नेगेटिव प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, और उसकी वजह से जो थोरैसिक प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करना पड़ता है फॉर इंस्पिरेशन। वो किससे हो पाता है? किसकी मदद लेनी पड़ रही है? With the help of intercostal muscles and phrenic muscles. हाँ, डायफ्राम। अरे क्यों भूल जाती हो? यस, फ्रेनिक मसल्स, करेक्ट, डायफ्राम। तो डायफ्राम है ना, डायफ्राम से वो लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करता रहता है, थोरैक्स की वॉल्यूम को चेंज कर। फ्रॉग बेचारा ऐसा नहीं कर सकता, फ्रॉग के पास डायफ्राम नहीं है, फ्रॉग के पास रिब्स भी नहीं है, तो इंटरकॉस्टल मसल्स भी नहीं है महेश्वरी। तो क्या होगा कि जब ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर थोरैक्स का वॉल्यूम तो चेंज कर नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा कि हवा भरेगा मुंह में, बक्कल कैविटी में रोकेगा, फिर नाक बंद करेगा और अंदर हवा गल्प कर लेगा, मुंह में हवा भर के अंदर पुश करेगा लंग्स में। जैसे गुब्बारे में, बैलून में हवा भरनी हो तो क्या करते हो? उसमें हवा पुश करते हो ताकि वो भर जाए। सेम उसी तरीके से फ्रॉग ये करेगा, हवा भरेगा बकल कैविटी में, फिर पुश कर देगा लंग्स में, और लंग्स क्योंकि इलास्टिक हैं तो रिकॉइल जब करेंगे तो हवा फिर मुंह में आएगी और फिर नाक से बाहर चली जाएगी। मुंह से मतलब बकल कैविटी से, मुंह तो बंद रहेगा, लिप्स बंद रहेंगे, बंद, खा नहीं सकता। जब लंग्स से हवा भर रहा होगा, जब लंग्स से या बकल कैविटी से रिस्पायर कर रहा होगा, तब खा नहीं सकता है फ्रॉग, क्योंकि मुंह बंद करना पड़ेगा ना। अगर मुंह नहीं बंद करेगा तो हवा तो मुंह से बाहर निकल आएगी। हाँ सर, इसलिए खा नहीं सकता ड्यूरिंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन मैमल तो कर सकते हैं, डायफ्राम होने की वजह से दे कैन ईट एंड ब्रीथ एट सेम टाइम, है ना। सही कह रहा हूँ? यस सर। अब एआईटिस खत्म हो गया है, अगला एआईटिस बाद में होगा, एफटीबी बाद में होगा। तो इसके लिए इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ताकि तुम्हें जब मैं रिकॉल कराऊं तो तुमको आसानी हो, तुम बेयर माइंडेड ना बैठो, और थोड़ा सा फिर अच्छा लगेगा, तो तुम्हें अच्छे से आएगा। थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट टर्न दीपावली के बाद अब टर्न आने वाला है हमारा, तब हम मिलेंगे। दीपावली सभी को, और ग्रीन दीपावली मनाएं, ठीक है? चलते हैं, बाय बाय।